दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। हेलो। हाँ जी, जिसमें हम कह सकते हैं जी हमारा जो अपना कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, बाकी यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे अभी कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो बाकी बड़े आज़म को छोड़ के हम बात करते हैं एशिया की। एशिया दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बड़े आज़म है, और इसके कुछ पार्ट्स की अगर हम बात करें कि ये काफ़ी रकबे के लिहाज से भी बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बड़े आज़म है। और इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। नंबर 1 साउथ एशिया, नंबर 2 साउथ ईस्ट एशिया, नंबर 3 मिडल ईस्ट एशिया, और नंबर 4 सेंट्रल एशिया। ठीक है जी। कितने पार्ट्स हैं इसके? बिल्कुल एक्टिव होकर सुनना, बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम इससे सवालात किए गए हैं, क्योंकि आपको बताया था कि आपको अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में ये लाजमी वो पूछते हैं कि इस बंदे को कितना हाव नाव है। तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, ये 4 इसके पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से एरिया की इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो हम देखते हैं कि जी सेंट्रल एशिया में वो कंट्रीज शामिल हैं जो कि 90s में, 1990 में और 1991 में, 1990-91 की दिहाई में ये सोवियत यूनियन से अलग हुए थे। लास्ट डे हमने फैटफ पढ़ा था, और उसमें कोल्ड वार हमने एक जिक्र पढ़ा था, जिसमें रशिया को उस वक्त की यूएसएसआर थी, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, जिसको सोवियत यूनियन बोलते थे, अब सिर्फ रशिया है। क्योंकि उस वक्त वो यूनियन था, बहुत सारी रियासतें थीं, तो उससे उस वक्त 15 मुल्क अलग हुए थे। रूस इतना बड़ा मुल्क था दुनिया का, रकबे के लिहाज से अब भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और आबादी के लिहाज से भी उस वक्त बड़ा था। तो फिर उससे 15 ममालिक आज़ाद हुए थे, 11 मुस्लिम ममालिक आज़ाद हुए थे, और 5 जो थे वो दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक थे। सेंट्रल एशिया में ये कंट्रीज, जिसमें उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वो कंट्रीज हैं शामिल हैं सेंट्रल एशिया में। इनके नाम आपको आने चाहिए। देन है साउथ एशिया। साउथ एशिया जनूबी एशिया, जिसमें हम डेफिनेटली पाकिस्तान का जिक्र आता है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। देन हम कहते हैं जी साउथ ईस्ट एशिया, जनूब मशरकी एशिया का हिस्सा, डेफिनेटली हमारे मशरक की तरफ। तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड और म्यांमार, ये वो कंट्रीज हैं। इवन चाइना भी इसी में शामिल है। देन है मिडल ईस्ट एशिया। मिडल ईस्ट एशिया में मोस्टली हमारे अरब कंट्रीज हैं, और इनको गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है। 2 नाम हैं इनके, गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट, मशरक़ वुस्ता इसको हम कहते हैं। ये हमारे सऊदी अरेबिया, लेबनान, जॉर्डन जिसको उर्दन बोलते हैं, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, तुर्की और ईरान शामिल हैं इसमें। ये हमारे ओके, ये तो थे 4 पार्ट्स। हम कहते हैं कि जी थे सेंट्रल एशिया के, सॉरी एशिया के 4 पार्ट थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, लैंड लॉक कंट्री और डबल लैंड लॉक कंट्री। तो क्योंकि हम ये एशिया के का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास है जी सेंट्रल एशिया का जो पहला कंट्री था, हमने पढ़ा उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि हम कहते हैं कि लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री हम कहते हैं ऐसा मुल्क जिसके साथ चारों तरफ कोई समंदर नहीं लगता। वो चारों तरफ उसके ऐसे ममालिक हैं जो या चारों तरफ उसकी हदूद ज़मीनी हदूद है, समंदर नहीं है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कराची,
कोयटा, ये बलूचिस्तान और सिंध का काफ़ी सारा साहिल समंदर के साथ अटैच है ये एरिया, तो हमारा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। जबकि उज़्बेकिस्तान ऐसा है, उसके चारों तरफ ज़मीनी हदूद है, उसको लैंडलॉक कहते हैं। और डबल लैंडलॉक कंट्री भी उसी को कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान ना सिर्फ लैंडलॉक है बल्कि डबल लैंडलॉक है। डबल लैंडलॉक कंट्री किसको बोलते हैं कि उज़्बेकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक भी हैं उनकी भी आ, वो भी जो है उनकी सरहदें मिलती हैं, मतलब उनकी सरहदों को भी समंदर नहीं लगता, तो वो लैंडलॉक कंट्री है और उनके दरमियान में है उज़्बेकिस्तान, तो ये डबल लैंडलॉक कंट्री कहलाता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। इसके हवाले से उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़ी झील है और उस झील को समंदर का दर्जा दिया जाता है। बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है पानी का वहाँ पर, उसका नाम है जी एरल सी। ये भी इस हवाले से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एरल सी क्या चीज़ है। आप कह सकते हैं जी उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़ी झील है और उसको कॉमनली एरल सी के नाम से जाना जाता है। वैसे वो समंदर नहीं है लेकिन उसको समंदर का दर्जा दिया जाता है या उसको समंदर माना जाता है। ओके, उज़्बेकिस्तान के हवाले से ही हम कहते हैं जी कि इसका दारुल-हुकूमत ताशकंद है। ताशकंद 8वीं सदी में मुसलमानों ने इसको फतह किया था और फिर 1219 में चंगेज़ खान का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा जालिम मंगोल था और ये ड्रामा अर्तगल गाजी आप लोग देखते हैं तो उसमें भी चंगेज़ खान, हलाकू खान की तबाहियाँ उसमें दिखाते हैं। तो 1219 में चंगेज़ खान ने इसको बुरे तरीके से तबाह कर दिया ताशकंद को, और फिर 1865 में रशिया ने फतह किया ताशकंद को और उज़्बेकिस्तान को। फिर 31 अगस्त 1991 में उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी हासिल की रशिया से। जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मुस्लिम रियासतें जितनी भी थीं ये 1991 में और 90 की दिहाई में इन्होंने ये अलग हुई थी रशिया से, जब रशिया कोल्ड वार हारा था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट सिटीज कौन से हैं। उज़्बेकिस्तान के बड़े मशहूर शहर जिसमें हम कहते हैं जी कि समरकंद और बुखारा, ये बहुत फेमस सिटी हैं। और एक वक्त था कि ये इराक और बगदाद के बाद समरकंद और बुखारा इल्म का एक बहुत बड़ा मरकज़ माने जाते थे। यहाँ पे इल्मी अदबी शख्सियात थीं, साइंसदान और बड़े मशहूर लिखारी उस दौर के आलिम फाजिल लोग यहाँ पे रहते थे। तो समरकंद और बुखारा का मुख्तलिफ जो शायर हजरात हैं वो अपनी तसनीफ़ों में भी वो लिखते हैं। इवन के अल्लामा इकबाल ने भी इसके हवाले से एक शेर लिखा था कि एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद। तो ये बुखारा और समरकंद बड़े मशहूर सिटी हैं उज़्बेकिस्तान के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उसके सिटी के ऊपर। उसका जो दारुल हुकूमत है ताशकंद, उसका रियल नेम है तोशकेंट, TOSHKENT, तोशकेंट, लेकिन इसको ताशकंद और हमारे यहाँ उर्दू में ताशकंद के नाम से बुलाते हैं। एंड में दाल होती है, ताशकंद। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो आपके साथ ये पूरा सियाको-सबाक के हवाले से जो मेन चीज़ थी वो आपके साथ शेयर करना थी कि ये ताशकंद एग्रीमेंट बड़ा तारीखी एक एग्रीमेंट था। ये क्या था, किन के दरमियान में हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, इसके नतायज क्या हुए, फ़ायदा नुकसान, ये वो सारा कुछ। नाम आपने 12 मुताला पाकिस्तान में सुना होगा, मुआहदा ताशकंद। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ जी। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में दूसरी जंग 1965 की 65 की जंग हुई, बहुत बड़ी तारीखी जंग थी जिसमें मोहतरमा नूरजहां साहिबा
ये बड़े मिली नगमे बड़े मशहूर हुए, जिसमें राशिद मिनाज और अजीज भट्टी शहीद का जिक्र आता है। और इंडिया क्लेम करता था कि हम पाकिस्तान, ये लाहौर की फलां होटल के ऊपर हम जाके जी सुबह का नाश्ता करेंगे। तो बड़ी भड़के मारते थे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बड़ी एक लड़ाई हुई, जिसमें इंडिया ने अटैक किया था, चढ़ाई की थी पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने दिफा किया था। पाकिस्तान की फौज ने, आर्मी ने, रेंजर, जितने भी आर्म फोर्सेस थी, तमाम ने मिलके पाकिस्तान का दिफा किया था। और उस जंग में पाकिस्तान फातेह करार पाया था। पाकिस्तान फतेहयाब हुआ, अल्लाह ने फतह दी। इंडिया को नाकामी हुई। इंडिया के टैंक्स और भारी असला तबाह हुआ। उनके काफ़ी फौजी मारे गए, काफ़ी पकड़े गए, और उनका काफ़ी सारा इलाका हमारे कब्जे में आ गया। हमारे इवन के बहुत थोड़े से चंद एक फौजी उनके कब्जे में आ गए। थोड़ा बहुत एक छोटा सा इलाका उनके कब्जे में आ गया। लेकिन जंग का ओवरऑल नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई थी। ये हम सब जानते हैं। अच्छा, इसी के हवाले से ज़रा और आगे मैं बता देता हूँ जो ताशकंद मुआहदा था, इसके हवाले से कि मुआहदा किन के दरमियान में हुआ था। ये हुआ था जनवरी 1966, जंग के एक साल बाद 1966 में ये हुआ था मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। कहाँ पे हुआ था? उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है जी। और उज़्बेकिस्तान के जो दारुल हुकूमत है ताशकंद, वहाँ पे हुआ था, इसलिए इसको मुआहदा ताशकंद बोला जाता है। और रशिया ने इसको फैसिलिटेट किया था। उसने दोनों को टेबल टॉक की दावत दी थी कि आए जी, हमारे पास एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बैठें। और रशिया चूंकि ज़ाहिर है जो भी था सुपर पावर थी, और उसने मेज़बानी की किसी थर्ड वेन्यू के ऊपर, दोनों को बिठाया, दोनों मुल्कों के सरबराह को। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल सदर अयूब खान साहब, वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के पाकिस्तान के। और इंडिया की तरफ से उनके दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और उस वक्त अयूब खान साहब चूंकि एक आर्म फोर्सेस के सरबराह थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और वजाहत थी, काफ़ी हेल्दी, सेहतमंद, लंबे तगड़े जवान थे। और जो इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री आए थे, वो एक दुबले पतले छोटे कद के एक इंसान थे, और पाकिस्तान जंग भी जीत चुका था। तो अयूब खान साहब का वैसे ही एक बहुत बड़ा रोब था उनके ऊपर। तो जब वो आमने सामने आए तो अयूब खान साहब उनको देख के मुस्कुराए और उनका तमस्खर उड़ाया, मजाक उड़ाया कि ये बंदा, एक तारीखी वाकया वहाँ पे पेश आया कि उन्होंने एक मजाक के मूड में उनसे कहा कि ये क्या चीज़ है हमारे सामने, क्योंकि उनकी शख्सियत का रोब ही ऐसा था। तो उस वक्त फिर रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने फिर थोड़ा सा सख्ती से कहा अयूब खान साहब से कि देखें, इस वक्त आप एक किसी शख्सियत का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि ये एक पूरा कंट्री है, इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इंडिया की। तो आप एक पूरे कंट्री का तमस्खर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये आपको जेब नहीं देता। तो फिर वो अयूब खान साहब चुप हो गए। मुआहदा ये तय पाया, और इस मुआहदा को तारीखी हैसियत इसलिए है कि इस एग्रीमेंट के बाद पूरे जंग का पांसा पलट गया। पूरे जंग का पांसा पलट गया। वो कैसे? कि जंग हम जीत गए थे, पाकिस्तान जीत गया था जंग, पाकिस्तान फायदे में रहा था, कम नुकसान हुआ, इंडिया का बहुत ज़्यादा बेतहाशा नुकसान हुआ, इंडिया के फौजी ज़्यादा पकड़े गए, हमारे सिर्फ चंद एक थे। इंडिया का बहुत ज़्यादा कई सौ किलोमीटर का एरिया, हमारे कई सौ किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था। और इवन कि अब भी उनका एक जो इलाका है, कोई थोड़ा बहुत पाकिस्तान के है, उन्होंने उसको म्यूज़ियम के तौर पे बनाया हुआ है, और उस वक्त इंडिया की वो लिखाई रेडियो स्टेशन या पता नहीं इस तरह से कुछ है, या रेलवे स्टेशन, वो वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन अभी है वो पाकिस्तान के कब्जे में, अभी थोड़ा सा एक जगह है। तो ये बनता नहीं था मुआहदा, लेकिन इसे हम कहते हैं कि अयूब खान साहब की जितने भी उनके तरक्याती काम हैं, और हम एग्जांपल देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब तक
पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ज़राअत, ये सारा कुछ जो था 60s की दिहाई में हम कहते हैं जी पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन दौर माना जाता है। बड़ी उस वक्त की जो जीडीपी रेट था हमारा वो 6 के करीब था, और अब या तो फिर खान साहब की हुकूमत में 6 के करीब हुआ था थोड़े अरसे के लिए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, खुशहाल था, और दुनिया, यूरोप और चाइना जैसे कंट्रीज़ यहाँ पे आके पाकिस्तान के सनती मॉडल देखते थे कि पाकिस्तान ने उस वक्त फैसलाबाद एक टेक्सटाइल के यूनिट्स लगाए हुए थे। टेक्सला भारी मशीनरी के हवाले से बड़ा मशहूर था, और पूरे पाकिस्तान में एक ज़रूरी निज़ाम और ख़ास तौर पे नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन उस वक्त था। ये वो दौर था। इतनी पजीराई मिली थी, बड़े फेमस हुए थे। आज भी ट्रकों के पीछे अगर आप देखें तो लोगों ने सदर अयूब खान साहब की तस्वीरें बनाई हुई होती हैं, या फिर बाद में थोड़ा ये जो एक फेम हिस्से में आया अयूब खान साहब के बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर रियाज साहब या फिर मुशर्रफ साहब के हिस्से में आया। उस वक्त वजीर खारजा कौन थे? वजीर खारजा ज़ेड भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। और अच्छा, पहले उस मुआहदे की तरफ हम बात कर रहे थे। तो मुआहदा ये तय पाया था कि जो इंडियन फौजी हैं पाकिस्तान छोड़ देगा, इंडिया के हवाले करेगा, और पाकिस्तान के जो चंद एक थोड़े से फौजी इंडिया ने पकड़े वो पाकिस्तान को वापस कर देगा। पाकिस्तान का जो एरिया थोड़ा सा है वो इंडिया के कब्जे में आ गया, वो इंडिया वापस कर देगा, और इंडिया का कई 100 किलोमीटर का जो कब्जा पाकिस्तान के पास आ गया है, पाकिस्तान का कंट्रोल उसके ऊपर आ गया है, पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है, तो पाकिस्तान उसको वापस कर देगा। इवन के एक बड़ा घाटे का सौदा था, लेकिन रजामंदी हुई, दोनों के दरमियान में मुआहदा तय पाया गया। और शायद ये कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री साहब ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो उनकी इतनी बड़ी फतह होगी। तो उस मुआहदा के दूसरे दिन ही 10 जनवरी को ये मुआहदा हुआ। 11 जनवरी 1966 को दूसरे दिन ही, मुलाकात के दूसरे दिन, ताशकंद में ही उनकी डेथ हो गई। हार्ट अटैक आया उनको, और लाल बहादुर शास्त्री साहब उनकी डेथ हो गई। तो ये वो मुआहदा है जिसमें पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं कि जीती हुई जंग पाकिस्तान टेबल पे हार गया। मैदान जंग में पाकिस्तान जीता और टेबल पे आके फिर पाकिस्तान हार गया। एक ये इस जंग के बारे में कहा जाता है। एक फिर जो चौथी जंग पाकिस्तान के दरमियान हुई, आखिरी अब तक की जो हुई है, ये कारगिल वाली, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था कि पाकिस्तान ने काफ़ी सारा एरिया इंडिया का, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था, और उनके सैकड़ों हजारों फौजी मारे गए, उनका सामान पकड़ा गया, ये असलहा पकड़ा गया, टैंक्स और भारी मशीनरी पकड़ी गई उनकी। तो उसके बाद फिर ये हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके दरमियान में सऊदी अरेबिया और इंडिया अमेरिका के दबाव के ऊपर ये माने, और जनाब वो कारगिल वाली वार, वो फिर हम मैदान जंग में तो जीते, वो फिर टेबल पे हार गए। तो ताशकंद मुआहदा इस हवाले से बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल है। जब अयूब खान साहब वापस आए तो अवाम में एक मायूसी हुई कि देखें जी, हम इतना खुश थे कि हमने इंडिया को शिकस्त दी है, और आप वहाँ पे जाके मैच उनको, जीता हुआ मैच उनको देकर आ गए हैं। और यही वो वक्त था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर के वालिद मोहतरम, उन्होंने वो वजारत छोड़ दी, वजारत खारजा, और अयूब खान की पार्टी से अलग होकर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी, अपनी एक पार्टी अनाउंस कर दी। तो इस हवाले से जो ताशकंद का एग्रीमेंट है, मुआहदा है, उसको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। ओके जी, यहाँ तक कोई बात कंफ्यूजन? ओके, आई थिंक एक बड़ी एक सिंपलेस्ट स्टोरी है जो कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप बड़ा अच्छा इसका डिटेल के साथ जवाब दे सकते हैं। और अगर ये हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है और आप जवाब दे देते हैं, तो एक बड़ा अच्छा आपका एक स्कोर हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और उसका जवाब, छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, वो आज हम स्टडी करेंगे, और वो है जी
कासा 1000, ओके। इस एक प्रोजेक्ट है, एक मुआहदा है पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। ये चार ममालिक के दरमियान में एक मुआहदा है एनर्जी एक्सचेंज का। क्योंकि आज हम एशिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और एशियन कंट्रीज के ऊपर, सेंट्रल एशियन के ऊपर, साउथ एशियन के ऊपर, तो ये कासा CASA 1000, सी से सेंट्रल, ए से एशिया, एस से साउथ और ए से एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया पावर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है पावर का, एनर्जी एक्सचेंज का। इसका छोटी सी डिटेल है, वो ये है, आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू नो अबाउट कासा 1000? क्या आप कासा 1000 के बारे में जानते हैं? ये क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है? आप कह सकते हैं कि सर कासा 1000 ये एक सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया का पावर प्रोजेक्ट है और इसको आमतौर पे कासा 1000 के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 1000 मेगावाट बिजली ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज से साउथ एशिया के कंट्रीज की तरफ और साउथ एशिया के कंट्री से वापस सेंट्रल एशिया के कंट्री की तरफ जाएगा। अब साउथ एशिया के कंट्रीज कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सेंट्रल एशिया के कंट्रीज कौन से हैं? ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में गर्मियों में बर्फ बहुत ज़्यादा पिघलती है और वहाँ पे जो बिजली बनाने का एक प्रोसीजर है वो पन बिजली उसको हम कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट उसको हम कहते हैं, वो है, पानी से बिजली बनाई जाती है। और हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास गर्मियों में आजकल देखें बिजली का बड़ा एक शॉर्टफॉल होता है, एनर्जी क्राइसिस होते हैं, बिजली हमारे पास पूरी नहीं होती। तो ये 2016 में एक आइडिया दिया गया कि क्यों ना उनके पास सरप्लस बिजली होती है, इजाफी होती है गर्मियों में, और वो कहाँ करें, इसलिए वो कुछ अपने डैम बंद कर देते हैं, कम बिजली बनाते हैं। और सर्दियों में वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाती है और उनके पानी की शॉर्ट फॉल हो जाता है, कमी हो जाती है और सर्दियों में उनके पास बिजली कम होती है क्योंकि डैम उनके वर्क नहीं कर रहे होते, पानी कम हो जाता है, जम जाता है ज़्यादातर। तो एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा ये बनाया गया चारों ममालिक के दरमियान में, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। यहाँ पे गर्मियों में गर्मी की वजह से ज़रा बिजली का शॉर्टफॉल ज़्यादा होता है, सर्दियों में हमारे पास थोड़ी सी इजाफी बिजली होती है क्योंकि खर्च कम हो जाता है हमारा। एसी, फ्रिज वगैरह, पंखे, ये चीज़ें ज़्यादातर हमारी बंद हो जाती हैं और काफ़ी इंडस्ट्री में भी कूलिंग प्लांट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बंद हो जाती हैं और इससे एनर्जी बच जाती है और वो एनर्जी हमारे पास इजाफी होती है। तो ये एक मुआहदा तय पाया गया, एक बड़ा एक ज़बरदस्त किसी का एक ख्याल था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि गर्मियों में उनके पास बिजली ज़्यादा होती है वो हमें दे दें और सर्दियों में हमारे पास बिजली ज़्यादा होती है हम उनको दे दें। ठीक है, तो ये एक मुआहदा तय पाया गया, बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल है 2016 में। और 2016 में ये किन के दरमियान में मुआहदा तय पाया था, ये ज़रा बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर बताना आपको। ये शेयर भी आपके साथ कर देते हैं। और मई 2016 में ये मुआहदा तय पाया था और 2016 में पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। पाकिस्तान से ये चूंकि चार मुल्कों का एक मंसूबा था तो चारों ममालिक के जो सरबराह थे उन्होंने ये मुआहदा साइन किया था। पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ साहब थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के। ताजिकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट थे इमाम अली रहमान, उनका नाम था, उन्होंने मुआहदा साइन किया। अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के 2016 में जो उस वक्त के सदर थे उनका नाम था अब्दुल्ला अब्दुल्ला।
और किर्गिस्तान की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर थे सूरनबाई जीनबेकाय। ठीक है, ये सूरनबाई साहब थे किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट। ये चारों लोग वहां पे बैठे और इस मुआहदे के ऊपर उन्होंने साइन किया। अब इस मुआहदे को स्पॉन्सर किसने किया? डेफिनेटली अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने निकलना था, और कुछ शराइत थी जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलके इस मुआहदे के बारे में भी उनको कहा कि हम ये मुआहदा साइन करना चाहते हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट करें इस मामले में। तो अमेरिका ने इसको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट किया। उसने कहा कि जी मैं सपोर्ट करूंगा। वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के साउथ एशिया के हवाले से, वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट जो उन्होंने साउथ एशिया के हवाले से मुकर्रर किया हुआ था, वो था अनीते डिक्सन। ये इनका भी नाम आपको आना चाहिए। तो ये भी उसमें शामिल था। फाइनेंस किया इसको वर्ल्ड बैंक ने, और यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक उसने भी इसको फाइनेंस किया। और फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये वो इदारे थे जिन्होंने फाइनेंस किया कासा 1000 को मुकम्मल करने का। अब चूंकि देखें कि बहुत ज़्यादा दूर वाक़ है, अफ़गानिस्तान हमसे काफ़ी दूर है, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, तो ये पिशावर से ये लाइन जानी थी काबुल के थ्रू, और अफ़गानिस्तान से होती हुई ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान से आगे किर्गिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ से मुख्तलिफ स्टेशन कायम किए जाएंगे। एक मंसूबा था, वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन आएगी, उसमें एसी भी और डीसी भी, वो थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। और उस लाइन के थ्रू वो 1300 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था। ये 1300 मेगावाट बिजली वो देंगे। 300 मेगावाट अफगानिस्तान खर्च करेगा, और 1000 मेगावाट, क्योंकि अफगानिस्तान के पास इतना एनर्जी क्राइसिस नहीं है, छोटा मुल्क है और इतनी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, उनकी खपत भी नहीं है, उनके पास बिजली की कमी नहीं होती। तो शुरू शुरू में वो 300 मेगावाट लेंगे, बाद में वो कहेंगे कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो ये इजाफी बिजली भी पाकिस्तान खुद ले ले, खर्च कर ले। और पाकिस्तान तो ऐसा कंट्री है कि भी जितनी भी बिजली आए तो फिर हम उसका खर्च तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, बिजली अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, सस्ती हो गई है, तो हम आज ही अगर बिजली सस्ती हो जाती है तो कल हम सारे एसी लगा लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि उसको हमने खपाना तो है। और ये चलते चलाते पिशावर तक आएगी, और पिशावर से सर्दियों में ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो वापसी उन्हीं लाइनों के थ्रू ये जाएगी ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की तरफ। ओके जी, ये एक मुआहदा था। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि ये क्या मुआहदा था, इसके ऊपर लागत कितनी आई। तो कासा 1000 के ऊपर जो इम्पोर्टेंट इससे हवाले से सवाल बनता है वो ये है कि इसके ऊपर लागत कितनी आई। तो इसके ऊपर 1.16 यानी कि 1.16 या 17 अरब डॉलर, 1.16 अरब डॉलर, और दूसरी जगह पे मैंने इसको पढ़ा 1.17 अरब डॉलर। ये एस्टिमेटेड इसके ऊपर बजट था कि इतनी लागत आएगी इसके ऊपर। और ये 2016 में ये प्लान किया गया, इसके ऊपर साइन किया गया। लेकिन बाद में चूंकि अफगानिस्तान में आपको पता है कि ये अमेरिका का, ये तालिबान और अमेरिका के दरमियान में काफ़ी जंग चलती रही, अमेरिका को वहाँ से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया, और 2021 में फाइनली अमेरिका वहाँ से चला गया। तो 2021 में दोबारा से इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, और सिर्फ 2 साल के, क्योंकि एक लाइनें बिछानी है, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स ही बिछानी है, और ग्रिड स्टेशन कायम करने हैं, और इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत फ़ायदे का काम है इसलिए करना है इसको। तो 2 साल के अंदर अंदर ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और 2 साल हमें हो रहे हैं 2023 में, अब 22 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये कासा 1000 का प्लान जो है ये भी कामयाब हो जाएगा। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो अगले साल इंशाल्लाह हमारी बिजली का जो गर्मियों में शॉर्टफॉल है वो कम हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद फिर इसके मेन मेन पॉइंट्स हम देखते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल के हवाले से।
1300 मेगावाट का एक बिजली का एक प्रोजेक्ट है, जो कि गर्मियों के महीने में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उनके पास इजाफी बिजली होगी वो जनरेट करेगा, क्योंकि उनके पास पन बिजली होती है, पन बिजली डैम से बनाते हैं, तो वो हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देगा। और ये हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट होगा, यानी कि डायरेक्ट करंट हम कहते हैं डीसी करंट। ये डीसी करंट होता है जो बैटरीज में होता है, और अल्टरनेटिंग करंट हमारा बिजली के जो खंभे हैं, तार हैं, इनमें अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो हमारी बैटरीज होती हैं, इनमें होता है डायरेक्ट करंट, इसको हम डीसी कहते हैं। अच्छा, हाई वोल्टेज के डीसी के कुछ कन्वर्टर स्टेशंस बनाए जाएंगे वो भी इस अच्छा, और वो तकरीबन कोई 477 किलोमीटर लंबे उसके ट्रांसमिशन लाइंस होंगी उसके फासले पे। फिर 500 किलोवाट अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी। अल्टरनेटिंग एसी करंट इसको हम कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी, ए से अल्टरनेटिंग, सी से करंट। और डीसी ये जो हमारा बिजली के खंभों में करंट है डायरेक्ट आ रहा है, ये सॉरी ये है अल्टरनेटिंग करंट है। और जो हमारा बैटरियों के जरिए हम कुछ चीजें चलाते हैं, गाड़ियां या दूसरी चीजें, वो हमारा डायरेक्ट करंट कहलाता है, डीसी करंट कहलाता है डीसी वोल्टेजेस। ओके, बाकी फिर इसकी मैं डिटेल सेंड कर देता हूँ कौन कौन से सिटीज से, कि ये कुछ काबुल अफगानिस्तान में होगा, वहाँ उसके बाद फिर ये संगतूदा एक शहर है, ठीक है, ये ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में, वहाँ से होती हुई ये चीज़ आएगी पेशावर में, जो कि पाकिस्तान में है। मज़ीद इसके हवाले से कोई डिटेल इतनी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, फिर अब 2020 में, फरवरी 2020 में, क्योंकि 4 साल तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, वरना कब का ये हो जाना चाहिए था। 4 साल बाद ये अफगान सदर जो अब थे मौजूदा, जो कि अब चले गए वहां से, अशरफ गनी थे। पहले वाले कौन थे? अब्दुल्ला थे 2016 में, और अब वाले हैं अशरफ गनी। उनके दरमियान में और पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान के सफीर हैं अफगानिस्तान में, जिनका नाम है जाहिद नसरुल्लाह खान साहब, उनके दरमियान में दोबारा इसके ऊपर साइन हुआ, क्योंकि काफी साल गुजर चुके थे, तो उन्होंने इसको रिन्यू किया इस मुआहदे को। मार्च 2021 में ये उन्होंने साइन किया, और तकरीबन 30%, सॉरी 2020 में फरवरी में उन्होंने किया, और एक साल गुजरने के बाद यानी कि मार्च 2021 में, अब 2 महीने पहले तक, इसमें 30% काम जो है इसके ऊपर मुकम्मल हो चुका है। अफगानिस्तान तक वो लाइनें बिछ चुकी हैं, और बाकी वहां से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और फिर इधर से पाकिस्तान की तरफ ये काम अभी होना है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून 2021 अब तक, ये पंशीर का जो इलाका है, आपको पता होगा कि 2021 के एंड में और 22 के स्टार्ट में, हाँ, ये पंशीर का जो एक इलाका था वो फतह किया गया था जब अमेरिका वहां से निकल रहा था। तो आखिर में जो इलाका अफगानिस्तान का फतह हुआ वो पंशीर का था, और अब तक जून में पंशीर के इलाके में भी ये ट्रांसमिशन लाइंस बिछ चुकी हैं। ओके जी, ये था हमारा एक आज का कासा 1000 प्लान। इसके हवाले से अगर कोई बात किसी को ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं।